नमस्ते बच्चों, द हरीश एकेडमी में आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12th की हिस्ट्री की बुक का चैप्टर 7 जो था विजयनगर एम्पायर के बारे में हम पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे इसके धार्मिक केंद्रों के बारे में। ठीक है, जैसे राजधानी का चयन किस तरीके से किया जाता था। राइट। अब हम तुंगभद्रा नदी के तट से लगे शहर के चट्टानी उत्तरी भाग की ओर ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि जो तुंगभद्रा नदी है उसके जो साइड में शहर के जो चट्टानी उत्तरी भाग हैं, यानी कि उत्तर की तरफ चट्टानी, यानी कि जहाँ पर चट्टानें बनी हुई हैं उधर ध्यान केंद्रित करते हैं। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये पहाड़ियां रामायण में उल्लिखित बाली और सुग्रीव के वानर राज्य की रक्षा करती हैं। किस किस की रक्षा करती है? जो रामायण में उल्लिखित बाली है, बाली और सुग्रीव दोनों भाई भाई थे, ये इनके वानर राज्य की रक्षा करती है। अन्य मान्यताओं के अनुसार स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी ने इन पहाड़ियों में विरूपाक्ष, जो राज्य के संरक्षक देवता तथा शिव का एक रूप माने जाते हैं। जो विरूपाक्ष है वो किसके संरक्षक देवता माने जाते हैं? मातृ देवी पंपा देवी के, यानी कि जो उनका संरक्षण करते हैं एक तरह से, और शिव का ही वो रूप माने जाते हैं। उनसे विवाह के लिए तप किया था। आज तक यह विवाह विरूपाक्ष मंदिर में हर वर्ष धूमधाम से आयोजित किया जाता है। इन पहाड़ियों में विजयनगर साम्राज्य के पूर्वकालिक जैन मंदिर भी मिले हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो यह क्षेत्र कई धार्मिक मान्यताओं से संबंधित है। इस क्षेत्र में मंदिर निर्माण का एक लंबा इतिहास रहा है, जो पल्लव, चालुक्य, होयसाल और चोल वंशों तक जाता है। आमतौर पर शासक अपने आप को ईश्वर से जोड़ने के लिए मंदिर निर्माण को प्रोत्साहन देते थे कि भाई हमें मंदिर निर्माण करना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए, तभी हम ईश्वर से कनेक्ट हो पाएंगे। अक्सर देवता को व्यक्त और अव्यक्त रूप से राजा से जोड़ा जाता था। मंदिर शिक्षा के केंद्र के रूप में भी कार्य करते थे। शासक और अन्य लोग मंदिर के रखरखाव के लिए भूमि या अन्य संपदा दान में देते थे। अतः मंदिर महत्वपूर्ण धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित हुए। यानी कि वहां से कमाई भी होने लगी थी अब, और धार्मिक जो आस्था है वो बढ़ती ही जा रही थी। लोगों की उनका मानना यह था कि यहीं से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। शासकों के दृष्टिकोण से मंदिरों का निर्माण, अगर हम शासकों के नजरिए से या उनके दृष्टिकोण से देखें तो मंदिरों का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव अपनी सत्ता, संपत्ति और निष्ठा के लिए समर्थन और मान्यता के महत्वपूर्ण माध्यम थे। यानी कि उनका मानना एक ये इस चीज को भी अपनी सत्ता से जोड़कर देख रहे थे, हैं कि भाई जो सत्ता और संपत्ति है उनकी निष्ठा के लिए उनका समर्थन, जिससे कि अगर वो उन्हें समर्थन करेंगे लोगों को तो उन्हें भी उनका समर्थन मिलेगा। यह संभव है कि विजयनगर के स्थान का चयन वहां विरूपाक्ष तथा पंपा देवी के मंदिरों के अस्तित्व से प्रेरित था। यहाँ तक कि विजयनगर के पास के भगवान विरूपाक्ष की ओर से शासन करने का दावा करते थे। सभी राज के आदेशों पर सामान्यतः कन्नड़ लिपि में श्री विरूपाक्ष शब्द अंकित होता था। शासक देवताओं से अपने गहन संबंधों के संकेतक के रूप में विरुद्ध हिंदू सुरतारणा का भी प्रयोग करते थे। ये एक संकेतक था जो कि किस नाम से था? हिंदू सूरत राणा के नाम से। यह अरबी भाषा के शब्द सुल्तान, जिसका अर्थ है राजा, का संस्कृत अनुवाद था, और शाब्दिक रूप से इसका अर्थ है हिंदू सुल्तान। विजयनगर के शासकों ने पूर्वकालिक परंपराओं, यानी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही थी उन परंपराओं को अपनाया, उनमें नवीनता लाई, उनमें नयापन लाए और उन्हें आगे विकसित किया। अब राजकीय प्रतिकीर्ति मूर्तियां मंदिरों में प्रदर्शित की जाने लगी और राजा की मंदिरों की यात्राओं को महत्वपूर्ण राजकीय अवसर माने जाने लगा, जिन पर राज्य के महत्वपूर्ण नायक भी उसके साथ जाते थे। अब आता है हमारा गोपुरम और मंडप। गोपुरम मैंने आपको बताए भी थे कि जो एंट्रेंस होती है उस पर जो वो बने हुए होते हैं खंबे के रूप में, उस पर जो चित्रकारी होती है उसको हम गोपुरम बोलते हैं। अब इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मंदिर स्थापत्य के संदर्भ में इस समय तक कई नए तत्व प्रकाश में आते थे। इनमें विशाल स्तर पर बनाई गई संरचनाएं जो राजकीय सत्ता की द्योतक थी शामिल है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण राय गोपुरम अथवा राजकीय प्रवेश द्वार थे, जो अक्सर केंद्रीय देवालयों की मीनारों को बौना प्रतीत कराते थे, जो लंबी दूरी से ही मंदिर के होने का संकेत देते थे कि भाई ये मंदिर है। हमें दूर से ही देख के पता लग जाता था। जैसे हमारे मंदिरों पे आजकल ऐसे इस तरीके की वो रहती है, यहाँ पे झंडा लगा रहता है ना, तो उससे हमें क्या पता चल जाता है दूर से कि भाई हाँ वो मंदिर है।
ये संभवतः शासकों की ताकत की याद भी दिलाते थे, जो इतनी ऊंची मीनारों के निर्माण के लिए आवश्यक साधन, तकनीक तथा कौशल जुटाने में सक्षम थे। अन्य विशिष्ट अभिलक्षणों में मंडप तथा लंबे स्तंभों वाले गलियारे, जो अक्सर मंदिर परिसर में स्थित देवस्थलों के चारों ओर बने थे, सम्मिलित हैं। अब हम दो मंदिरों को और सूक्ष्मता से देखते हैं, विरूपाक्ष मंदिर और विट्ठल मंदिर। विट्ठल मंदिर वैसे भगवान विष्णु का ही रूप माना जाता है, जो विट्ठल देवता है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कई शताब्दियों में हुआ था। हालांकि अभिलेखों से पता चलता है कि सबसे प्राचीन मंदिर 9वीं-10वीं शताब्दियों का था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के बाद इसे कहीं अधिक बड़ा किया गया था। मुख्य मंदिर के सामने बना मंडप कृष्णदेवराय ने अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में बनवाया था। इसे सूक्ष्मता से उत्कीर्णित स्तंभों से सजाया गया था। पूर्वी गोपुरम के निर्माण का श्रेय भी उसे ही दिया जाता था। इन परिवर्धनों का अर्थ था कि केंद्रीय देवालय पूरे परिसर के एक छोटे भाग तक सीमित रह गया था। मंदिरों के जो सभागार होते थे, उनका प्रयोग विविध प्रकार के कार्यों के लिए, यानी कि अलग अलग रूप में किया जाता था, अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता था। इनमें से कुछ ऐसे थे जिनमें देवताओं की मूर्तियां, संगीत, नृत्य और नाटकों के विशेष कार्यक्रमों को देखने के लिए रखी जाती थी। अन्य सभागारों का प्रयोग देवी देवताओं के विवाह के उत्सव पर आनंद मनाने और कुछ अन्य का प्रयोग देवी देवताओं को झूला झुलाने के लिए होता था। यानी कि अलग अलग सभागारों का अलग अलग यूज करते थे लोग। इन अवसरों पर विशिष्ट मूर्तियों का प्रयोग होता था, जो छोटे केंद्रीय देवालयों में स्थापित मूर्तियों से अलग होती थी। मतलब कि जो बड़े बड़े कोई भी प्रोग्राम होता था, या कोई भी किसी भी तरीके का सभागार होता था, या कोई प्रोग्राम होता था, है ना, इनमें क्या विशिष्ट मूर्तियों का यूज किया जाता था, ना कि जो छोटे छोटे मंदिरों में मूर्तियां स्थापित है उनका। दूसरा देवस्थल विट्ठल मंदिर भी रोचक है। यहाँ के प्रमुख देवता विट्ठल थे, जो सामान्यतः महाराष्ट्र में पूजे जाने वाले विष्णु के एक रूप, मैंने आपको अभी बताया कि ये विष्णु के ही एक रूप है, विष्णु के ही ये अवतार माने जाते थे। इस रूप है। इस देवता की पूजा को कर्नाटक में आरंभ करना उन माध्यमों का द्योतक है जिनसे एक साम्राज्यिक संस्कृति के निर्माण के लिए विजयनगर ने शासकों ने अलग अलग परंपराओं को आत्मसात किया। अन्य मंदिरों की तरह ही इस मंदिर में भी कई सभागार और रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। ये देखो, हम यहाँ पे पिक्चर भी दे रखी है एक, ये जी का झूलता मंडप है एक, और ये विट्ठलनाथ मंदिर का रथ है। मंदिर परिसरों की एक चारित्रिक विशेषता रथ गलियां हैं, जो मंदिर के गोपुरम से सीधी रेखा में जाती हैं। इन गलियों का फर्श पत्थर के टुकड़ों से बनाया गया है, यानी कि पत्थर के जो टुकड़े होते हैं उनको जोड़ जोड़ कर ये फर्श बनाया गया। और इनके दोनों ओर स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें स्तंभ मतलब खंबे वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाया करते थे। जिस प्रकार नायकों ने किलेबंदी की परंपराओं को जारी रखा और अधिक व्यापक बनाया, ठीक वैसा ही उन्होंने मंदिर निर्माण की परंपराओं के संदर्भ में भी किया। यहाँ तक कि कुछ सबसे दर्शनीय गोपुरमों का निर्माण भी नायकों द्वारा किया गया था। इसके बाद आता है हमारे महलों, मंदिरों तथा बाजारों का अंकन। हमने विजयनगर के विषय में जानकारी के भंडार का विश्लेषण किया है। फोटोग्राफ, नक्शे, संरचनाओं के खड़े रेखाचित्र और मूर्तियां, यहाँ सब कैसे खोजा गया? मैकेंजी द्वारा किए गए, क्योंकि मैकेंजी ने ही इसकी खोज करी थी, तो मैकेंजी द्वारा किए गए आरंभिक सर्वेक्षणों के बाद यात्रा वृत्तांत और अभिलेखों से मिली जानकारी को एक साथ जोड़ा गया। 20वीं शताब्दी में इस स्थान का संरक्षण भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण और कर्नाटक पुरातात्विक और संग्रहालय विभाग द्वारा किया गया था। 1976 में हम्पी को राष्ट्रीय महत्व के स्थल के रूप में मान्यता मिली। 1976 में किसके? हम्पी को मिली थी, किसके रूप में? राष्ट्रीय महत्व, यानी कि राष्ट्रीय धरोहर के रूप में मान्यता मिली। तदुपरांत यानी कि उसके बाद 1980 के दशक के आरंभ में विविध प्रकार के, यानी कि अलग अलग तरह के अभिलेखन प्रयोग से व्यापक और गहन सर्वेक्षणों के माध्यम से विजयनगर से मिले भौतिक अवशेषों की सूक्ष्मता से प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण परियोजना का शुभारंभ किया गया। लगभग 20 वर्षों के काल में पूरे विश्व के दर्जनों विद्वानों ने इस जानकारी को इकट्ठा और संरक्षित करने का कार्य किया। इस विशद प्रक्रिया के सिर्फ एक हिस्से को बारीकी से देखते हैं, यह है मानचित्र निर्माण। इसका पहला चरण था कि संपूर्ण क्षेत्र को 25 वर्गाकार भागों में बांटा गया और प्रत्येक वर्ग को वर्णमाला के एक अक्षर से इंगित किया गया, जैसे कि A B C D है ना, दे रखा है यहाँ पे, तो ये अलग अलग नामों से, इसे अक्षरों से अंकित कर दिया गया।
फिर इन छोटे वर्गों को पुनः और भी छोटे वर्गों के रूप में बांटा गया, यानी कि ये छोटे वर्ग तो थे ही, इनको फिर और छोटे वर्ग में बांटा गया। आगे फिर छोटे वर्गों को और छोटी इकाइयों में बांटा गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गहन सर्वेक्षण बहुत परिश्रम से किए गए थे और इनमें हजारों संरचनाओं के अंशों, छोटे देवस्थल और आवासों से लेकर बड़े बड़े विशाल मंदिरों तक का भी उजागर किया गया था। उनका प्रलेखन भी किया गया। इन सब के कारण सड़कों, रास्तों और बाजारों आदि के अवशेषों को दोबारा प्राप्त किया जा सकता है। इन सभी की स्थिति की पहचान स्तंभ आधारों, मंचों के माध्यम से की गई है। एक समय जो बाजार जीवंत थे, उनका बस अब यही कुछ बचा है। जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मार्शल और एम एस नागराज राव, जिन्होंने इस स्थान पर वर्षों तक कार्य किया, इन तीनों ने यहाँ पर काफी सालों तक सर्वेक्षण किया था। कौन कौन? जॉन एम फ्रिट्ज, जॉर्ज मिशेल और एम एस नागराज राव। इन्होंने जो लिखा वह याद रखने महत्वपूर्ण है। विजयनगर के इन्होंने जो लिखा वो क्या था? विजयनगर के स्मारकों के अपने अध्ययन में हमें नष्ट हो चुकी लकड़ी की वस्तुएं जैसे कि स्तंभ, टेक, ब्रैकेट, धरन, भीतरी छत, लटकते हुए छज्जों के अंदरूनी भाग, मीनारों की एक पूरी श्रेणी की कल्पना करनी पड़ती है जो प्लास्टर से सजाए और संभवतः चटकीले रंगों से चित्रित थे। हालांकि लकड़ी की संरचनाएं अब नहीं हैं, अब केवल पत्थर की संरचनाएं ही रह गई हैं। यात्रियों द्वारा पीछे छोड़े गए विवरण उस समय के स्पंदन से पूर्ण जीवन के कुछ आयामों को पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। बाजार, पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर, यानी कि हम के बाजार के बारे में हमें बताया गया कि कैसा था। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं। इस गली में कई व्यापारी रहते हैं। वहां आप सभी प्रकार के माणिक्य, हीरे, पन्ने, मोती, छोटे मोती, वस्त्र और पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं जहां से कई सामान्य घोड़े, टट्टू और कई तुरंज, नींबू, संतरे और अंगूर, उद्यान में उगने वाली हर वस्तुएं और लकड़ी मिलती हैं। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। ये कौन सी गली थी? पेश बाजार की एक गली। सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे स्मरण वाले शहर के रूप में करता है, जहां बाजार चावल, गेहूं, अनाज, भारतीय मकई और कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, गेहूं, दालें, काला चना और खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर और प्रचुर मात्रा में, यानी कि ज्यादा मात्रा में, ज्यादा क्वांटिटी देते थे, उपलब्ध कराते थे। फरनाओ नूनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर प्रचुर मात्रा में फल, अंगूर, संतरे, नींबू, अनार, कटहल और आम से भरे रहते थे और सभी बहुत ज्यादा सस्ते मात्रा में दिए जाते थे। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नूनीज उल्लेख करता है कि भेड़ बकरी का मांस, सुअर, मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर और सभी प्रकार के पक्षी, चिड़िया, चूहे तथा बिल्लियां और छिपकलियां बिसक के बाजारों में बिकती थी। इसके बाद आता है हमारा उत्तरों की खोज में प्रश्न, यानी कि अब उत्तर की खोज में क्या प्रश्न करे गए। जैसे सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया, उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि इन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उनकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। सामरिक तैयारी मतलब जैसे युद्ध वगैरह के लिए जो तैयारी करके रखते हैं उनको समझ सकते हैं। यदि हम उनके अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता और प्रश्यदाता व्यक्त करना चाहते थे। अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते हैं जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते हैं। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेख, लोक प्रचलित परंपराओं से मिली जानकारी को संयोजित करें। स्थापत्य तत्वों के परीक्षण में हमें यह नहीं बताते कि सामान्य पुरुष, महिलाएं तथा बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, यानी कि जो बड़ा भाग थे वो किसके थे? महिलाएं और बच्चों से। इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे? क्या उनकी शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में हो सकती थी? क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उसके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते? और वे लोग जिन्होंने इस विशाल निर्माण परियोजना पर कार्य किया या काम किया, उन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे जिसके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था? ये एक बार यहाँ पे बॉक्स में देखेंगे, कृष्णदेव राय के बारे में कुछ लिखा हुआ है।
परिदृश्य की कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम के मंदिर के गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की इस सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक इसी रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे, यानी कि जो शासक वर्ग थे वो चाहते थे कि हम इसी रूप में प्रस्तुत हों। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मझला कद, गोरा रंग, अच्छी काठी, कुछ मोटा, राजा के चेहरे पर चेचक के दाग हैं। तो ये इसके बारे में वर्णन करते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। आप एक बार ये काल रेखा क्रम पढ़ लेंगे, है ना। जैसे लगभग 1200 से 1300 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की स्थापना थी। 1300 से 14 विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हुई। किस किसने करी थी? हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने करी थी। ठीक है, और ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। अब कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।